आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। इन बीमारियों से बचाव हो जाएगा और टेल उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो टेल टू टेल सिस्टम बेहतर होता है। 122 तक हो गया है हमारे जो इस डेयरी फार्म को हमारी YouTube फैमिली का एक बार फिर से स्वागत है एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए हैं जहाँ से मैं खुद पढ़ाई किया हूँ और ये हमारे सर हैं डॉक्टर जेम्स सर। नमस्ते सर। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं, यहाँ का बहुत ही पुराना डेयरी सेटअप है तो हमारे सर से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। पहले सर हमसे पूछते थे, आज हम सर से पूछेंगे और डेयरी से रिलेटेड आपको बहुत ढेर सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं यहाँ पर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट हूँ और मेरा PhD अभी चल रही है और मैं बहुत सालों से यहाँ पर काम किया हूँ। लगभग मैंने 5 साल काम किया है यहाँ पर, अब 6 साल होने वाला है मेरा भी। और फील्ड में मेरा काफ़ी नॉलेज है और मैं लाइफ स्टॉक में ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, तो टीचिंग का भी काम करते थे और मैं रहने वाला मणिपुर का हूँ। तो पहला सवाल हमारा सर से ये रहेगा कि डेयरी फार्म ये कितने साल पुराना हो चुका है सर? हमारे डेयरी फार्म जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। वो हमारे यूनिवर्सिटी जब इस्टाब्लिश हुआ था तभी ये जो पशुपालन विभाग जो है ये इस्टाब्लिश हो चुका था, तो लगभग 120-22 तक हो गया है हमारे जो इस डेयरी फार्म को इस्टाब्लिश किए हुए हैं। जी, तो यहाँ पे हम सर से ये भी पूछना चाहेंगे कि सर यहाँ पे कितने पशु अभी वर्तमान स्थिति में, कितने गाय हैं, कितनी भैंस हैं, कितनी बछियाँ हैं? और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारे गाय भैंस और टोटल मिला के लगभग 62 एनिमल्स है हमारे। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जब हम डेयरी फार्म करते हैं तो हमें क्या गाय रखनी चाहिए कि या भैंस रखनी चाहिए अपने डेयरी फार्म के लिए? हमारे डेयरी फार्म के लिए तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दोनों अच्छे हैं और दोनों बेहतर है, मगर उसके अलावा और कंपेयर किया जाएगा तो हम लोग बफेलो रखेंगे तो ज़्यादा हम लोगों का बेहतर होगा, क्योंकि जो बफेलो जो होता है उसका फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और गाय का कंपेयर करें तो। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सर हम गाय रखते हैं तो हमें उसे कितना बैलेंस डाइट देना चाहिए जिसे हम लोग संतुलित राशन कहते हैं, और अगर भैंस रखते हैं तो उसे हमें कितना हरा चारा, कितना सूखा चारा और कितना हमें दाना देना चाहिए, तो सर बताइएगा। हाँ, हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं राशन के बारे में। राशन जो है 3 तरीके का राशन होता है। एक तो बॉडी मेंटेनेंस राशन होता है और प्रोडक्टिव राशन होता है और प्रेगनेंसी राशन होता है। वो 3 तरीके का राशन होता है। हमारे गाय में पहले देखा जाए तो प्रोडक्टिव राशन में हम लोग आएंगे तो प्रोडक्टिव राशन में क्या होता है कि जो गाय 3 लीटर दूध देते हैं उसके लिए 1 कंसनट्रेट फीड देना, 1 kg कंसनट्रेट फीड देना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसका बॉडी मेंटेनेंस राशन होता है। बॉडी मेंटेनेंस राशन जो है 1 से 1.5 kg तक राशन देना चाहिए, और उसके साथ प्रेग्नेंट है तो उसको 1.5 kg और ऐड करना चाहिए। और हम लोग आते हैं यहाँ पर बफेलो में आते हैं तो बफेलो का जो बॉडी मेंटेनेंस राशन जो है वो 2 kg तक माना जाता है, और उसके बाद प्रोडक्टिव राशन जो है वो 3 लीटर दूध पे 2.5 kg कंसनट्रेट फीड हम लोग देते हैं। और उसके साथ और प्रेगनेंसी राशन जो है वो कैटल्स और बफेलो सेम है। यहाँ पे सर से हम एक बेहतरीन जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि हम जो डेयरी फार्म करते हैं उसमें पशु रखते हैं तो हमें उनका क्या क्या खास वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पशु में बीमारी लगातार बनी रहती है। तो कई बार डेयरी में घाटा खाने का एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्या क्या वैक्सीनेशन अपने पशु को करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आजकल क्या होता है कि अभी मार्च का सीज़न है, उसके बाद हम लोग मानसून का सीजन्स आने वाले हैं। बिफोर मानसून सीजन्स हम लोग डिवॉर्मिंग करना चाहिए और वैक्सीनेशन का काम भी करना चाहिए, क्योंकि मानसून के बाद हम लोग वैक्सीनेशन लगाएंगे तो वैक्सीन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मानसून आ जाते हैं तो हरा चारा आ जाता है, उससे क्या होगा कि जब पशु खाएंगे उसके बाद बहुत सारे बीमारियाँ पैदा कर जाता है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज़ जैसे खुरपका, मुंह पका बोला जाता है और ब्लैक क्वार्टर भी बोला जाता है। एक और बीमारी है ब्लैक क्वार्टर, और एक और बीमारी है बहुत घातक बीमारी है वो हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया बोला जाता है, उसको हिंदी में गला घोटू भी बोला जाता है। ये जो 3 बीमारियां जो होता है वो बहुत बड़े घातक बीमारियां हैं और ये हमारे इंडिया में पाए गए हैं, खासकर इंडिया में पाए गए हैं। तो इसीलिए इसको क्योर करने के लिए, हमारे फार्म से रिमूव करने के लिए उसको वैक्सीन
वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, वैक्सीन से पहले हम लोग कीड़े का दवाई ज़रूर दें, और कीड़े का दवाई देने के बाद हम लोग 10 दिन या 15 दिन गैप देने के बाद हम लोग वैक्सीनेशन चालू करें। और वैक्सीनेशन जो है, आज के ज़माने में बहुत सारा वैक्सीन आ गया है, और मेरे हिसाब से तो एक ही वैक्सीन हम प्रीफर करना चाहते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड का एक आता है रक्षा ट्रायोवेक करके, एक दवाई लगाने से 3 बीमारी से बचाव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम सर से ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जब हम डेयरी फार्म करते हैं तो हमें पशु का जो डेयरी हम बनवाते हैं वो किस मेथड से बनवाना चाहिए। कहने का मतलब कि जो हम उसका हौज बनवाते हैं, जो चारा खाने का, उसे गांव देहात में हौदा भी बोलते हैं, तो उसे किस मेथड से बनवाना चाहिए। टेल टू टेल होता है, हेड टू हेड होता है, तो इस सर हमें बताएंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट होता है। एक ये बहुत अच्छी सवाल है, और इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि आपने ऑलरेडी बोल दिए हैं कि टेल टू टेल सिस्टम है और हेड टू हेड सिस्टम है। देखिए, जहाँ का जो पशुपालन है उसका एरिया के हिसाब से जो छोटा एरिया है, तो उसके लिए तो हेड टू हेड सिस्टम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और उसके बाद उसके अलावा जो उसका एरिया ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग जो गौशाला जो बनाते हैं वो टेल टू टेल सिस्टम प्रीफर करते हैं। और उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो टेल टू टेल सिस्टम बेहतर होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज़ फैलने का जो चांसेस जो होती है वो कम होती है टेल टू टेल सिस्टम में, और उसके बाद साफ़ सफाई करने में हम लोगों को मदद होते हैं और स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हम अपने सर से ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि हम डेयरी फार्म करते हैं तो हम चारा तो खिलाते ही हैं, नॉर्मल फीड भी खिलाते हैं। कई बार होता है कि हमारे पशु कमज़ोर होते हैं, अगर नहीं भी कमज़ोर हैं तो जैसे आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं, एक्स्ट्रा फीड लेते हैं, तो हमें क्या अपने पशुओं को सप्लीमेंट कौन कौन सा देना चाहिए जो हम अपने नॉर्मल किसी बिना बीमार पशु को भी दे सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल के ज़माने में पशु आहार आ रहा है, बहुत सारे पशु आहार आते हैं। तो पशु आहार जो है वो उसमें पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारे पास मिनरल मिक्सचर प्रॉपर तरीके से वो राशन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा हरा चारा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर में क्या होता है कि हमारे विटामिन्स है, उसके साथ साथ माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करते हैं। उससे क्या होगा कि पशुओं को जल्दी बच्चेदानी जल्दी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, और जो बच्चे हैं उसको ग्रोथ परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ हमारे जो एनिमल्स जो है उसको हीट में आने में बहुत जल्दी हीट में आने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ उसका ओवुलेशन, इंटरनल्स ऑर्गान, रिप्रोडक्टिव ऑर्गान को डेवलप करने में मदद करते हैं। साथ में उसका कैल्शियम और फॉस्फोरस का सप्लीमेंट भी देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे देते हैं एक प्रॉब्लम ये होता है ना कि बच्चे देते समय बहुत सारे कैल्शियम का लॉस होता है। तो उससे क्या होता है कि जो पशु जो है बच्चा देने के बाद एक बीमारी आता है, उसका नाम है मिल्क फीवर। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा देने से पहले हम लोग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को हम लोग देना चालू करें। उसके बाद भी बच्चा देने के बाद भी आपका दूध जो है, दूध उत्पादन और ज़्यादा कराना है, तो कैल्शियम फॉस्फोरस जो है लगातार 15 दिन तक देना चाहिए। और यहाँ पे हम अपने सर से ये भी जानना चाहेंगे कि डेयरी फार्म करने के लिए हमें गाय या भैंस की ज़रूरत तो होती है, तो हमें किस ब्रीड की गाय रखनी चाहिए और किस ब्रीड की भैंस रखना चाहिए जिससे हम एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म के मालिक बन सके। तो आइए जानते हैं अपने सर से। ओके, ये बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है। तो हमारे लिए तो ये प्रीफर करना चाहते हैं कि इंडिजिनियस ब्रीड जो होती है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे जितना इन्वायरमेंटल है उसके सर्वाइव करने के लिए सबसे अच्छा है हमारा इंडियन ब्रीड में सबसे बेहतर है साहिवाल है, और रेड सिंधी है, और गिर है। ये सब एनिमल जो है वो रखने के बाद हम लोग गाय में खासकर हमारे डेयरी फार्म को और मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और नेक्स्ट हम कहना चाहते हैं बफेलो के बारे में। हम कहना चाहते हैं कि बफेलो के लिए हम लोग
मुर्रा जो है दैट इज़ द बेस्ट वन। अपने सर से एक लास्ट सवाल ये भी पूछना चाहेंगे, उनकी राय लेना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पशुपालक भाई हैं या तो जो डेयरी बनाने के लिए इच्छुक हैं, डेयरी करना चाहते हैं, तो सर की क्या राय है कि हमें डेयरी करना चाहिए और किसके साथ में करना चाहिए, कितनी गाय भैंस की जो मात्रा होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए कि कम ज़्यादा होनी चाहिए? तो आइए जानते हैं अपने सर से। तो गाय और भैंस जो है एक समान रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर फार्म में देख ही रहे हैं कि गाय भी हैं, भैंस भी हैं, और उतना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर एक बात कहना चाहते हैं, विपिन के यूट्यूब के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि ख़ासकर जो आजकल कंफ्यूज होते हैं कि नेचुरल कराना है या एआई कराना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है उसको, तो कौन सा चीज़ बेहतर है, कौन सा चीज़ कराना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं कराना चाहिए? तो हम लोग यही मानते हैं कि सबसे अच्छा है हम लोग एआई कराना चाहिए। एआई जो है इसलिए कराना चाहिए कि ये एआई जब हीट में गाय हीट में आ जाता है तो जो वेटनरियन होते हैं, जो उसके बारे में बहुत जानकारी है, वो आते हैं। उसके साथ सीमेंट स्ट्रो आती है, वो नाइट्रोजन लिक्विड में प्रिजर्व करके रखा जाता है, वो पूरा सैनिटाइज है। और जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट जो है, जो एआई गन्स जो है, वो भी सैनिटाइज करके आ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे गाय में इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है और प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही मैं कहना चाहता हूँ जी। और सर क्या राय है आपके इस बारे में कि हमें डेयरी बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेयरी बिजनेस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने ज़माने से वाइट रिवॉल्यूशन चली आ रहा है। वाइट रिवॉल्यूशन जो है और बढ़ाना भी है, क्योंकि हमारे जो इंडिया जो है इसका पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद हम लोग दूध की कमियाँ होती चली जा रही है। उसको दूध को और इम्प्रूव करने के लिए हमारे इंडिजिनियस ब्रीड को डेवलप करना और इंडिजिनियस को बढ़ावा देना हमारा मकसद है। इस छोटे से वीडियो में हमारे सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, जो कि सर हमारे प्रोफेसर हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं, हमको भी पढ़ाए हैं, कई हमारे स्टूडेंट जो भाई हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारे लिए टाइम निकाला। तो अगर आपको सर से दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो सर के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको एनिमल से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।